हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जापानीज विद विशाल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है कि N3 जो है वो हार्ड क्यों होता है। ऐसी वजह क्या है जिसको मैं हार्ड बोलता हूँ, सभी हार्ड बोलते हैं। ऐसा क्या एरिया होता है जिसमें हार्ड होता है, आपको उसको क्रैक करना हार्ड होता है, पढ़ना हार्ड होता है, क्या करना हार्ड होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि सैंपल पेपर कैसा होता है JLPT N3 लेवल का, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो चेंज हो जाती हैं, एग्जाम में नंबर जो हैं वो किसके बेसिस पे दिए जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो JLPT N5 का अभी मैंने सेशन शुरू किया है, वो कल से शुरू होने वाली है। फर्स्ट क्लासेस टुमारो, एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक हफ्ते के बीच बीच में मैं न्यू स्टूडेंट्स को ले सकता हूं, उसके बाद मैं नहीं ले पाऊंगा। दिसंबर तक आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा दो तीन चीजें, जैसे हो गया वोकैबुलरी, क्या फर्क आता है, ग्रामर में क्या फर्क आता है, रीडिंग में, लिसनिंग में, कांजी में एंड स्पीकिंग में। ये सारी की सारी 6 पॉइंट्स जो हैं, इन पे डीपली मैं एक बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके साथ आप बोलते हो कि जापानीज हार्ड हो गई N3 में, वो इंपॉर्टेंट बात है क्या? वो है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग में होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि JLPT N5 और N4 जब आपने पढ़ लिया तब क्या होता है और अभी N3 में क्या होता है। N3 में ऐसी चीज क्या होती है रीडिंग में। ओके, सो यहां पे हम N5 की बात कर लेते हैं। N5 और N4 में क्या होता है कि रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, वोकैबुलरी एंड कांजी का एग्जाम अलग होता है। फर्स्ट सेकंड एग्जाम होता है ग्रामर का, एंड उसके साथ रीडिंग होती है कुछ, सेकंड एग्जाम। थर्ड एग्जाम होता है लिसनिंग का, ठीक है। लिसनिंग को साइड में रखते हैं, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम को देखो। यहाँ पे वोकैबुलरी कांजी, यहाँ पे ग्रामर एंड रीडिंग दोनों इकट्ठे। यहाँ पे उनके नंबर जो होते हैं वोकैबुलरी एंड कांजी में से आपको 19 मार्क्स लेके आने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रामर और रीडिंग को मिलाकर 19 मार्क्स लेके आने होते हैं मिनिमम, अगर उसको पास करना है, ठीक है। ये हो जाता है क्योंकि ग्रामर आपको आती है तो रीडिंग नहीं भी आती ना तो भी ग्रामर में आपके नंबर आ जाते हैं, तो 19 वो पास हो जाते हैं। N4 में पास होना बहुत ही ईजी है। अब बात आती है N3 में ऐसा क्या बदल देते हैं वो जिसके बेसिस पे पास होना डिफिकल्ट हो जाता है। N3 में क्या होता है कि जो आपका वोकैबुलरी एंड कांजी का सेक्शन होता है, ठीक है, वो पेपर तो अलग ही होता है। फिर दूसरा पेपर आपका ग्रामर एंड रीडिंग का होता है। बट इसमें एक कैच है यहां पे कि मार्क्स कैसे काउंट होते हैं। N3 में वोकैबुलरी, कांजी एंड ग्रामर को एक साइड में रख के मार्क्स काउंट होते हैं। N3 में वोकैबुलरी, कांजी एंड ग्रामर को एक साइड पे रख के काम होते हैं, मार्क्स काउंट होते हैं। एंड सेकंड जो रीडिंग बच जाती है, एक रीडिंग बच जाती है, उसके बेसिस पे अलग से मार्क्स काउंट होते हैं। रीडिंग में आपको 19 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं, और अकेला रीडिंग में चाहिए होते हैं, मतलब आप कहीं बचकर नहीं जा सकते। उसके एडिशनल ग्रामर के साथ आप जोड़ कर नहीं पढ़ रहे इस बार। पहले ग्रामर साथ में होती थी तो ग्रामर में पास हो जाते थे, रीडिंग में अगर कम नंबर भी आए तो चल जाता था। अभी क्या हो रहा है, रीडिंग का सेक्शन आपको तैयार करना पड़ेगा, पूरा अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि N4 के जैसे सिंपल से पैराग्राफ्स आ गए और आपको आंसर मिल जाता है। अभी आपको ये समझना पड़ता है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे कि लेखक क्या कहना चाहता है उसका बताएं, ठीक है। 4 पॉइंट्स दिए होंगे, उनमें से चूज करना है कि वो क्या कहना चाहता है। सभी पॉइंट ठीक होंगे बट उनमें से सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा होगा वो चूज करना होता है। और इतना डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगले बंदे की, कवि की या फिर लेखक की, ऑथर की थिंकिंग है, उसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसी के कारण ये पेपर होता है डिफिकल्ट। एंड एक तो ये अलग होता है, अलग होने की वजह से इसमें खुद ही पास होना पड़ता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। कांजी कर लोगे आप, वोकैबुलरी कर लोगे, ग्रामर कर लोगे, बट रीडिंग सेक्शन हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होता है तो हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं। लिसनिंग भी कर लोगे आप, बाकी जो एग्जाम है ना फर्स्ट एंड थर्ड वो तो कर लोगे, ये बीच वाला जो है ना वो वाला रह जाता है। हाँ, एग्जाम आएगा वैसे ही। पहला एग्जाम आपका वोकैबुलरी कांजी का ही होगा, दूसरा एग्जाम आपका ग्रामर एंड रीडिंग का ही होगा, बट यहाँ पे जो है नंबर्स जब काउंट होंगे तो वो अलग कर देंगे ग्रामर को रीडिंग से।
ठीक है, ग्रामर को अलग और रीडिंग को अलग कर देंगे। रीडिंग में अलग से आपको पास होना पड़ेगा, 19 मार्क्स चाहिए, यहाँ पे ही फर्क है, ये समझ गए तो N3 क्लियर हो जाएगा आपका। और जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूं आपको कि मैंने क्या एक सैंपल पेपर निकाला है N3 का, उसमें चेंजेस क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप N3 लिखा हुआ है, इसमें चेंजेस देखना अभी क्या होते हैं, ठीक है ना, आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पहले तो ये वोकैबुलरी हो गया, ठीक है, या फिर कांजी हो गया, ये एग्जाम होता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं, यहां से आता है आपका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो लिखा है बुनपो। बुनपो इज ग्रामर एंड रीडिंग। एग्जाम वैसा ही है, ग्रामर एंड रीडिंग आपकी सेम ही होने वाली है एक ही एग्जाम में, बट इसको हाफ कर दिया जाता है जब इसके मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है। मार्क्स काउंट होने पे वो आधा आधा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, रीडिंग सेक्शन खोल देता हूँ, ये स्टार वाले क्वेश्चन आपको पता ही होंगे, ठीक है। अब रीडिंग वाला खोल देता हूँ, यहां से शुरू होती है रीडिंग, यहां से शुरू हो जाती है रीडिंग। यहाँ पे देखो, ये पैराग्राफ देखो, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं 5 के 6 7 8 9 वाले, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं और इनका यहाँ पे दिया होता है नीचे, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब चेंजेस देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये एक पैराग्राफ आता है जिसमें लेटर लिखा है और यहाँ पे बताना है आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है। और नीचे देखो, आप नीचे देखना, यहाँ पे देखो पैराग्राफ की लेंथ देखो, लेंथ, ठीक है, इतना लंबा पैराग्राफ होगा और उसमें से आंसर ढूंढने होंगे, ठीक है। और आगे देखना, आगे ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं था। आगे देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, इतना लंबा पैराग्राफ होगा और 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन यहां से बनेंगे एक ही पैराग्राफ से, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करने पहले तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद अपना, हमें पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है, इसमें कांजी की कांजी दी होती है बहुत ज्यादा, आप देखोगे तो यहाँ पे कांजी बहुत ही ज्यादा दे रखी होती है, ठीक है। तो आपको वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। दूसरा, पढ़ने के बाद समझना भी तो पड़ेगा ना, पढ़ने के बाद समझना भी पड़ेगा। तीसरा, यहाँ पे देखो, आगे देखो, यहाँ पे देखो, ये सारे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अभी हमने पैराग्राफ देखा, ठीक है। ये अगला है जो लास्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको बताना होता है कि हाँ, ये एक पैराग्राफ दे रखा है और ये एक डायग्राम दे रखी है, इसमें से देखना होता है कि हाँ कौन सा आपका क्वेश्चन में फिट आता है, ठीक है। यहाँ तक आपका एग्जाम होता है। और ये पैराग्राफ जो होता है ना, ये वाला जो लास्ट वाला पैराग्राफ होता है, इसमें बहुत अटकते हैं और ज्यादातर लोग इसको क्या पता 10 से 15 मिनट दे देते हैं, जो देने नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से इसको 10 मिनट ही देना चाहिए। अगर 10 मिनट के साथ आपका ये पैराग्राफ नहीं सोल्व हो रहा है तो स्किप कर दो, स्किप कर दो। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ के कर लो। ऐसा ना हो कि यही क्वेश्चन आप पढ़ते रह गए और बाकी सारा पेपर रह गया। नेक्स्ट वाला जो ये वाला क्वेश्चन होता है, ये वाला आपको नंबर्स लेके देता है। ये वाला सबसे लास्ट वाला जो लॉजिकल क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको एक इमेज भी दे रखी होती है नीचे, ये आपको ज्यादा नंबर देता है। ये मेरे ख्याल से 4 नंबर का मार्क्स होते हैं इसके, और इसमें आपको स्कोर करना चाहिए। इसको सोल्व करना इजी होता है एज कम्पेयर टू बाकी सभी क्वेश्चन के। सो आपने देखा कि ये एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, रीडिंग का पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं और जो चीजें हैं, 2-3 चीजें जो रह गई हैं। रीडिंग का तो क्लियर होगा सारा, यहीं पे फर्क होता है। बाकी वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं तो वोकैबुलरी होती है कुछ 1600 वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है, 1600-1700 वर्ड्स हो जाते हैं जो आपको याद करने होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आता है, ग्रामर। ग्रामर में 113 पैटर्न मैंने किए थे, 113 पैटर्न सिर्फ मैंने किए थे और इन्हीं पैटर्न से मैं पास हो गया था, ठीक है। 113 पैटर्न्स। एंड उसके बाद आती है आपकी लिसनिंग। लिसनिंग N5 में ही मुश्किल लगती है, N4 में थोड़ा सा मुश्किल लगती है। अगर आप डेली देखते रहते हो, कुछ एनीमे देख लिया, ड्रामा देख लिया, तो आपकी लिसनिंग ऐसी हो जाएगी कि आप फुल मार्क्स लेके आओगे, फुल मार्क्स लेके आ जाओगे। इतनी अच्छी हो जाती है लिसनिंग, बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। बट ये समझना मत कि N3 की हार्ड ही होती है, बट आपको आदत पड़ चुकी है अभी सुन सुनकर जापानीज, तो आप अच्छे से कर पाते हो उसको। वो तो लेवल बढ़ा रहे हैं, बट आपका लेवल उनसे भी ज्यादा ऊपर चला गया, तो आप उसको डेफिनेटली जल्दी से जल्दी क्लियर कर लोगे, अच्छे मार्क्स लेके क्लियर कर लोगे। दूसरा आता है कांजी। कांजीज होती हैं लगभग 700 और 1000 के बीच बीच, मतलब 700-800 के आसपास होती हैं। तो कांजी भी आप कर लोगे, क्योंकि कांजी में क्वेश्चंस कितने होंगे, 10 मैक्सिमम क्वेश्चन तो 10 ही होंगे ना, तो वो आप कर लोगे। हाँ, आपको रीडिंग में आने चाहिए। अगर आपको रीडिंग में कांजी नहीं आती, क्योंकि N4 तो नहीं है जहाँ पे वो
कांजी नहीं डालेंगे, ऊपर रीडिंग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग मिलेगी बट उन पे मिलेगी जो N2 की कांजीज होंगी। N3 की कांजीज आपको सारी की सारी पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है। बार बार करो, रिपीट करो, जैसे मैं बताता रहता हूँ। मेरी कांजी वाली वीडियो देख लेना यहाँ पे, उसमें मैंने बताया है कि कौन सी चीज को किस तरह से करना चाहिए कांजी को, ठीक है। ओके, द लास्ट वन इज स्पीकिंग। स्पीकिंग में कैसे करें? स्पीकिंग ऐसा होता है कि N5 हम पढ़ते हैं, हमें स्पीकिंग आती नहीं होती, फिर N4 में जाते हैं तो N5 की स्पीकिंग थोड़ी थोड़ी बोलते हैं, फिर N3 में जाते हैं और N4 की स्पीकिंग थोड़ी थोड़ी बोलते हैं। वो N3 लेवल की स्पीकिंग हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें बताया नहीं जाता कि वो बोलना कैसे है। अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना जो, उनके साथ मैं आपको एक बार मिलवाऊंगा यूट्यूब पे, वो आपको बोल के बताएंगे, जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको डेफिनेटली बोल के बताएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। इतना अच्छा वो कर रहे हैं। आई होप, आई थिंक कि मेरे स्टूडेंट बहुत बेस्ट हैं, वो काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी और इसमें कोई चीज़ खास रह नहीं गई। जो मेन चीज़ थी आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग जो सेक्शन होता है, जो रीडिंग सेक्शन होता है, उसको तैयार करना ही करना है। कम से कम 2 बुक्स से तैयार करना है। पहली बुक मैं रिकमेंड करता हूँ सोमातो में। क्यों? क्योंकि बहुत ही इजी बुक है, बहुत ही इजी बुक है रीडिंग के लिए सोमातो में। ये इजी बुक है बट ये उस लेवल की नहीं है जिस लेवल का पेपर आता है। इससे आप ये समझ पाओगे कि हाँ कैसा होने वाला है धीरे 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 धीरे। दूसरी बुक है शिनकानसेन मास्टर। शिनकानसेन मास्टर वो सुपर बुक है, सुपर बुक। अगर आपने वो कर दी, ये दोनों बुक्स इकट्ठी कर दी, तो N3 आपका रीडिंग में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे तो नंबर सबसे ज्यादा रीडिंग में आए थे, बाकी वोकैबुलरी में सबसे कम थे, ठीक है। क्योंकि मैंने रीडिंग बहुत ज्यादा करी थी, बहुत ज्यादा, आप सोच नहीं सकते। मैंने 6-6 बार पढ़ रखी हैं किताबें। अभी N2 का एग्जाम आ रहा है अगस्त में, 8 अगस्त को नेट का एग्जाम है और उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ N2 की। और मैंने बुक्स पढ़ रखी हैं बट अभी भी इनको एक बार रिवाइज करना पड़ता है। जैसे 6-6 बार मैंने पढ़ रखा है सारा कुछ, बट फिर भी हमें रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि मुझे कौन सा याद है कि वहाँ पे कहाँ पे मुझे डाउट है या कहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही थी पहले, वो भी मुझे देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रीडिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा कि N3 में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, जापानीज लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।